अब यहाँ से संजय जो था वो नशे की हालत में धुत था और अकेला था। यहाँ से वो वायलेंट एडल्ट कंटेंट देखता अपने मोबाइल में, दोबारा से अल्कोहल जाके पीता है और फिर ये कुछ देर बाद हॉस्पिटल की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। इस टाइम करीब 2 से 2:30 बज रहे थे और ये हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जो विक्टिम थी वो भी हॉस्पिटल में आई थी। उनकी 36 आवर की शिफ्ट चल रही थी जिसमें कॉन्टिन्यूसली लिमिटेड ब्रेक्स के साथ 36 आवर्स तक काम करना होता है और इस टाइम पे आप घर नहीं जा सकते, उसी हॉस्पिटल में रहना होता है। तो सोना, खाना पीना सब कुछ हॉस्पिटल में ही करना होता है। तो लास्ट 36 आवर से हॉस्पिटल में ही थी। रात में करीब 11 बजे के करीब ये जो विक्टिम थी इनकी अपने पेरेंट्स से फोन पे बात होती है। उसके बाद इनको भूख लगती है तो जो विक्टिम थी वो अपने फर्स्ट ईयर के 2 जूनियर थे इनके, ऑर्को और सौमित्रा, उनके साथ मिलकर बाहर से फूड ऑर्डर करती हैं और उसके बाद और सौमित्रा जो थे वो सेमिनार हॉल से चले जाते हैं और विक्टिम वहीं अपनी स्टडी करती हैं। इसी सेमिनार हॉल में रात के 2 बज रहे थे और एक स्टाफ मेंबर था वो विक्टिम के पास जाता है और पेशेंट के ट्रीटमेंट के बारे में कुछ चीजें डिस्कस करता है और फिर चला जाता है। तब तक सारी चीजें ठीक थी। इसके बाद 2:35 पे जो विक्टिम थी उनकी कजन का एक मैसेज आया था और 2:35 पे विक्टिम जो थी उन्होंने रिप्लाई किया था उस मैसेज का। इसके बाद 3 बजे एक स्टाफ जिसका नाम गोलन था वो सेमिनार हॉल के बगल से गुजरता है और इस टाइम तक जो विक्टिम थी वो एक रेड ब्लैंकेट लेके गद्दा पड़ा था फ्लोर पे सेमिनार हॉल के अंदर और उसी के ऊपर सो रही थी। उस टाइम पे जो स्लीप रूम था वहां पे पॉलीसोम्नोग्राफी स्लीप डिसऑर्डर का एक टेस्ट चल रहा था। इसकी वजह से कहीं और जगह नहीं थी सोने की तो वहीं सो गई थी। ये हमेशा अपने साथ एक डायरी रखती थी और सोने से पहले लिखती थी उसमें। तो उस दिन भी इनके पास एक डायरी थी और उस दिन भी इन्होंने लिखा था। इस डायरी में अपने फ्यूचर के प्लान्स वगैरह लिखती थी, जैसे आर्जिकल कॉलेज से इन्हें गोल्ड मेडल अचीव करना है, कुछ बड़े हॉस्पिटल्स के नाम लिखे थे और उसमें लिखा था कि यहाँ पे आगे चल के इन्होंने काम करना है। तो यहाँ पे अब ये सो रही थी सेमिनार हॉल के अंदर और अब टाइम हो चुका था 3:50 और इस टाइम तक संजय रॉय जो था वो हॉस्पिटल में पहुंच चुका था। सीसीटीवी में जब चेक किया गया था तो इसी पर्टिकुलर टाइम पे ये हॉस्पिटल के मेन गेट से एंट्री करते हुए दिखता है। अब इसके बाद ये पूरे हॉस्पिटल में अपना शिकार ढूंढता है। ऐसा नहीं कि ये गया था वहां पे धोखे से मिल गई, ये एक्चुअल में वहां पे अलग अलग ऑपरेशन थिएटर थे, टेस्ट डिपार्टमेंट थे। ये वहां जाके देखता है कि कहीं कोई फीमेल पेशेंट हो, बेहोश हो। तो एक्चुअल में किसी को ढूंढ रहा था कि कोई क्राइम करने के लिए मिल जाए, क्योंकि सीसीटीवी में देखा गया है कि अलग अलग रूम में जा जाके ये देख रहा था। और फिर 4:03 पे 3rd फ्लोर पे पहुंचता है और सेमिनार हॉल में घुस जाता है। ये इसकी ओरिजिनल पिक है सीसीटीवी से निकली हुई। जब ये सेमिनार हॉल में घुस रहा था तो इसके गले के अंदर एक ब्लूटूथ ईयरपीस था और इसी ब्लूटूथ डिवाइस की वजह से आगे चल के पकड़ा जाएगा, अभी आएगा आगे। सेमिनार हॉल में पहुंचने के बाद ये वहां विक्टिम को देखता है और फिर अटैक कर देता है, गला दबाता है, काफी ज्यादा मारता है। विक्टिम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है। 4:03 पे सेमिनार हॉल में घुसा था और पोस्टमार्टम में 4:15 के बाद का टाइम मेंशन था डेथ का। तो इसका मतलब है कि काफी देर तक स्ट्रगल हुआ था और सेमिनार हॉल जो था वहां पे स्पीचेस वगैरह दी जाती थी और साउंड प्रूफिंग थी वहां पे, तो इसकी वजह से जो भी हल्ला हो रहा था वो बाहर आवाज नहीं जा पा रही थी। बाकी जो डिटेल्स हैं वो आपको ऑलरेडी पता है तो उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इसने अपनी सारी लिमिट तोड़ दी थी और ये क्राइम करने के बाद करीब 4:40 पे सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है। तो करीब 37 मिनट तक सेमिनार हॉल में रहता है ये। और यहां से निकलने के बाद जो वहीं हॉस्पिटल कैंपस के अंदर जो बैरक थी जो इसको मिली हुई थी, बड़े आराम से जाके वहीं पे सो जाता है, कहीं पे भागता नहीं है, कोई इसके दिमाग में टेंशन नहीं थी। अब इसके बाद सुबह होती है और औरोको जो था वो इस सेमिनार हॉल में जाता है और जैसे ही वो जाता है वहां से बहुत ज्यादा चीखता है और वहां से निकलने के बाद वो सबको पूरी सिचुएशन बताता है। बॉडी पे आधे कपड़े पड़े हुए थे, मुंह पे चोट थी, चश्मा टूटा हुआ था, आंखों से खून आ रहा था, पूरी बॉडी पे चोट थी। और ये सब पता चलने के बाद 1 घंटे यानी 6 से 7 साढ़े 7 बजे के बीच में बहुत ही ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है सेमिनार हॉल में। लोग जूते वगैरह पहन के काफी ज्यादा घुस जाते हैं। तो जो क्राइम सीन था उसकी भी धज्जियां उड़ चुकी थी, जगह जगह पे फिंगरप्रिंट्स भी आ गए थे। और इसी टाइम पे हायर अथॉरिटी जो थी वो प्रिंसिपल संदीप घोष को फोन भी कर देती है। वहीं हॉस्पिटल से पास में ही रहते थे वो, लेकिन फोन करने के करीब 1 घंटे बाद वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं और राइट अवे पुलिस को कंप्लेन करने की बजाय पहले वो खुद सेमिनार हॉल में जाके देखते हैं। और इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया इनको कि पहले इनको पुलिस को के इंसिडेंट बताना था, ना कि खुद जाके पहले चेक करना था। अब इसके बाद करीब 1 घंटा बीत चुका था और जो प्रिंसिपल थे वो अपने ऑफिस में पहुंचते हैं और वहां से पुलिस को फोन करके इन्फॉर्म करते हैं। और सेम टाइम पे कॉलेज के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट करीब 10:50 के करीब विक्टिम के घर पे फोन मिलाते हैं। विक्टिम की मदर फोन उठाती हैं और उनसे कहते हैं कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आप कॉलेज आ जाइए, और इसके अलावा और कुछ नहीं कहते और फोन काट देते हैं। अब ये सारी चीजें सुन के विक्टिम के घर वाले दोबारा कॉल करते हैं कि क्या हुआ, दोबारा से फोन मिलाते हैं। तो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने कहा कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है। और ये सारी चीजें सुनते ही घर वालों के होश उड़ जाते हैं और वो कॉलेज की तरफ दौड़ना स्टार्ट करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कॉलेज के अंदर करीब 11:30 पे एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस और फोरेंसिक टीम जो थी वो क्राइम सीन पे पहुंच गई थी। लोग बहुत ज्यादा प्रेशर बनाते हैं कि सारी की सारी चीजें जो हैं वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो हैं उनके सामने ही होगी, क्योंकि उनको जो इससे पहले जो चीजें हुई थी उसको लेके डाउट था, इसलिए वो कहते हैं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है उनके सामने ही सारी चीजें होंगी। अब सेम टाइम पे करीब 12 बजे
पेरेंट्स जो थे वो भी कॉलेज पहुंच जाते हैं और पेरेंट्स जो थे वो पहुंचते ही कहते हैं कि उनको अपनी बेटी से मिलना है, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जाता है। 3 घंटे तक वो कॉन्टिन्यूसली ट्राई करते हैं कि अपनी बेटी को एक बार देख लें, लेकिन उनको नहीं मिलने दिया जाता है। इसके बाद 3:30 पे पेरेंट्स को उनकी बेटी की बॉडी दिखाई जाती है और पेरेंट्स देखते ही कहते हैं कि ये कोई नहीं, आप कैसी बात कर रहे हो, ये तो किसी ने मारा है। अब यहाँ से बात फैलने लगती है और जितने भी डॉक्टर्स थे वो सब काम वगैरह छोड़ के इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत ही गुस्से में थे सारे लोग, क्योंकि एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ इतनी बड़ी चीज हो गई थी। अब शाम के 6 बजते जो बॉडी थी उसको ऑटोप्सी के लिए भेज दिया जाता है और इस टाइम पे विक्टिम की जो दोस्त थी वो बहुत समझदारी दिखाती है। वो कहती है कि बिना वीडियोग्राफी के कोई भी ऑटोप्सी नहीं होगी, तो वो इस चीज की डिमांड रख देती है वहां पे और इसकी वजह से जो ऑटोप्सी होती है वो पूरी की पूरी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। और इनिशियल रिपोर्ट में जब बताया जाता है कि कहां पे चोट लगी है तो सब लोग समझ जाते हैं कि ये कोई सुसाइड का केस नहीं है, ये तो मर्डर का केस है। ये उस ऑटोप्सी की ओरिजिनल कॉपी है, आप पॉज करके पढ़ लेना। इतना टाइम हो चुका था लेकिन किसी ने भी एफआईआर दर्ज नहीं की थी और बिना एफआईआर दर्ज हुए ही पोस्टमार्टम तक कर दिया जाता है बॉडी का। ये पोस्टमार्टम की कॉपी है। ये रिपोर्ट आते ही लोग कहना स्टार्ट कर देते हैं कि ये कोई एक आदमी ने नहीं किया है, ये तो है, क्योंकि ये बात फैलने लगी थी कि 150 mg सीमेन मिला है और ऑन एन एवरेज एक इंडियन मेल बॉडी 5 mg तक ही प्रोड्यूस करती है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसलिए लोग कहने लगे कि ये रेप है। हालांकि आगे चल के ये चीज थी ये गलत निकलती है, इसमें और भी बहुत सारे सब्सटेंस थे। इस पूरे सिचुएशन को जिस तरीके से हैंडल किया जा रहा था वो डॉक्टर्स देख रहे थे और उनको शक हो रहा था कि इसमें कोई गहरी साजिश है। ये सारी की सारी चीजों को छुपाया जा रहा है और जिस तरीके से किया जा रहा है वो सही नहीं है। सारी चीजें हो चुकी थी, पोस्टमार्टम वगैरह तक हो गया था, लेकिन किसी ने भी एफआईआर नहीं कराई थी। फिर विक्टिम के जो फादर थे उन्होंने जाके एफआईआर लिखवाई। स्टूडेंट्स ने बताया कि पुलिस भी बहुत ज्यादा जल्दी कर रही थी, उन्होंने तुरंत जाके शमशान घाट में जाके क्रिमेशन कर दिया। 3 बॉडी ऑलरेडी लगी हुई थी लाइन में, पुलिस ने उनको हटा के ये जो विक्टिम की बॉडी थी इनका क्रिमेशन स्टार्ट कर दिया और इसको लेके लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे कि इतनी क्या जल्दी पड़ी हुई है इन लोगों को। अब यहां से जो है वो पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है। लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे और गवर्नमेंट को समझ में आ गया था कि अब ये जो सारी चीजें उनके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी अगर सही तरीके से इसको हैंडल नहीं करेंगे। तो पुलिस डिपार्टमेंट को तुरंत बता दिया जाता है कि कैसे भी करके जो एक्यूज्ड है उसको कैसे भी करके पकड़ के लेके आओ। अब यहां से पुलिस पूरी जान लगा के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। पुलिस जब क्राइम सीन पे पहुंची थी तो उसको वहां से एक ब्लूटूथ ईयरपीस मिला था और इसको लेके पुलिस जो है वो सारे कॉलेज के जो कैमरा थे उनको देखना स्टार्ट करती है। सेमिनार हॉल जो था उसके अंदर कैमरा नहीं था, लेकिन सेमिनार हॉल की जो लॉबी थी उसकी एंट्री और एग्जिट दोनों जगह पे कैमरा था और पुलिस जो थी वो 3 बजे के बाद से कौन कौन सेमिनार हॉल के अंदर आया, कौन कौन बाहर गया, सबको देखना स्टार्ट करती है। और उसी टाइम पे पुलिस जो है वो संजय रॉय को सेमिनार हॉल में जाते हुए देखती है और इस पे पुलिस को ज्यादा डाउट इसलिए होता है क्योंकि ये अकेला ऐसा था जो डॉक्टर नहीं था और सेमिनार हॉल में गया था और वो भी इतनी रात में। और इसके साथ साथ 3 बजे के बाद विक्टिम और संजय रॉय जो था ये सबसे ज्यादा देर तक सेमिनार हॉल में थे और संजय रॉय 37 मिनट सेमिनार के अंदर बिताने के बाद जब एग्जिट कर रहा था तो इसके गले के अंदर जो एंट्री करते समय ब्लूटूथ ईयरपीस था वो निकलते समय था ही नहीं। तो इसकी वजह से इसके ऊपर डाउट होता है और पुलिस जो है वो इसके बैरक में पहुंचती है। इसने जो कपड़े थे उनको धो के चेंज कर दिया था, बाकी आराम से वहां पे सो रहा था। और पुलिस जब ब्लूटूथ ईयरपीस को इसके मोबाइल के पास ले गई तो वो उससे कनेक्ट हो जाता है। तो यहां से इसको उठा के इससे पूछताछ शुरू होती है और ये सारी चीजें बिना किसी डर के बताना चालू कर देता है। इसका जब मोबाइल चेक किया गया तो उसके अंदर से वायलेंट ग्राफिक कंटेंट मिलता है। पूरी सर्च हिस्ट्री इसकी इन्हीं सब चीजों से भरी हुई थी। अब इधर ये सारी चीजें चल रही थी और कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल ने ये कह दिया था कि विक्टिम जो है वो अकेली ही क्यों गई सेमिनार हॉल में। तो इसको लेके लोग और गुस्सा हो जाते हैं और 11 अगस्त तक छोटे छोटे स्केल पे इन सारी चीजों को लेके डॉक्टर जो थे वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रिंसिपल का रेजिग्नेशन मांगना भी स्टार्ट होता है कि इनका जरूर कुछ लिंक निकलेगा इसमें। और स्टूडेंट जो थे वो ऑन रिकॉर्ड बोल रहे थे कि ये जो एविडेंस है ये जानबूझ के मिटाए जा रहे हैं। आजकल कॉलेज के अंदर सारी चीजें सही से नहीं हो रही हैं, जरूर इसमें कुछ दिक्कत है। और इसमें सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि एक तरफ इतना बड़ा केस हो गया था, उसी टाइम पे सेम फ्लोर पे सेमिनार हॉल जो था उससे 20 मीटर दूर पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करवा दिया मैनेजमेंट ने। और इसके अगले ही दिन इतना ज्यादा प्रेशर गवर्नमेंट और प्रिंसिपल के ऊपर हो जाता है कि प्रिंसिपल रिजाइन कर देता है, लेकिन उसका रिजाइन एक्सेप्ट करने की बजाय उसको नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि कोलकाता में ही है वहां पे उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसको प्रमोशन की तरह देखा जाता है कि एक तरफ इतना कुछ हो गया है और उसको सेम पोजीशन पे दूसरे और अच्छे कॉलेज में डाल दिया जा रहा है। लिंक में मैंने हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी लगाई है, आप जरूर एक बार देखिएगा।
हाई कोर्ट ने कहा कि प्रिंसिपल ने रेजिग्नेशन मारा था, दो ऑप्शन थे, या तो आप रिजेक्ट कर देते या एक्सेप्ट कर देते। इन दोनों ऑप्शन के अलावा आपने ट्रांसफर क्यों किया? ये चीज आपको हाई कोर्ट के जजमेंट के 10th पेज के 23rd पॉइंट पे ये चीज मिल जाएगी। हाई कोर्ट ने बहुत ज्यादा हार्श लैंग्वेज का यूज करके गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फटकार लगाई, लाइन बाय लाइन गलतियां बताई इस पूरी सिचुएशन में कि प्रिंसिपल ने जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया, उसको सजा देने की बजाय उसको प्रमोशन दिया जा रहा है, उसको और अच्छे मेडिकल कॉलेज में भेजा जा रहा है। और इसके साथ साथ एक चीज और बोली हाई कोर्ट ने कि अथॉरिटी जो थी वो विक्टिम की फैमिली के साथ नहीं खड़ी थी। और फिर इन सारी चीजों को देखते हुए ये जो केस था, यानी कि रिट पिटीशन 332 ऑफ 2024, इसको 13 अगस्त को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अभी जो सिचुएशन थी, यहां पे भी प्रोटेस्ट ऐसा था कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, लेकिन इसके अगले दिन यानी कि 14 अगस्त को एक प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्टूडेंट थी रिमझिम सिन्हा, इन्होंने एक पोस्ट डाल दिया फेसबुक पे कि सारे लोग रात में 8B बस स्टैंड जादवपुर में इकट्ठा हो जाओ। रिक्लेम द नाइट के नाम से एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना था, वुमेन सेफ्टी को लेके, इंसाफ मिले विक्टिम को, इन सारी चीजों को लेके एक प्रोटेस्ट करना था। अब ये एक ऐसा प्रोटेस्ट बन गया कि यहाँ पे काफी भीड़ इकट्ठा हो गई, और ये वो टाइम था जब कॉलेज के अंदर से बात निकल के पूरे कोलकाता और इंडिया के अंदर पहुंच गई थी, और ममता बनर्जी के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कतें चालू हो गई थी। ये कुछ डिमांड थी जो उन्होंने मांगी थी प्रोटेस्ट के टाइम पे। अब जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था और आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था और दिक्कतें गवर्नमेंट के लिए चालू हो रही थी, तो 7 से 8 हजार अननोन लोग बैरिकेडिंग वगैरह तोड़ के और आरजीकर हॉस्पिटल की जो बाउंड्री थी उससे कूद के कैंपस के अंदर घुस जाते हैं। एमआरआई मशीन तोड़ी जाती है, सीसीटीवी फुटेज तोड़ी जाती है। प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे थे उनको भागना पड़ता है। हॉस्टल के अंदर जो लड़कियां थी वो भी और ज्यादा परेशान हो जाती है कि अब ये सब क्या चीजें चल रही है। और इसके साथ साथ ये जो अननोन लोग थे, ये 3rd फ्लोर पे भी घुसने का ट्राई करते हैं जहां ये क्राइम हुआ था। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती, पुलिस कुछ करने की बजाय टॉयलेट में छुप जाती है। ये देखिए, इस तरीके से ये हाल कर दिया था इन लोगों ने। अब बात यहाँ पे ये थी कि जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे दिक्कत किसको होगी? कौन इनको भेजेगा इस प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए? तो इसकी वजह से चीजें और खराब हुई, और सीधे जो जवाबदेही थी वो गवर्नमेंट की बन रही थी। अब ये जो भीड़ आई थी, इस भीड़ में से कुछ लोगों को पहचाना गया, उनकी फोटो बाहर आ गई। इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें भीड़ में से कुछ लोगों की फोटो आई बाहर, जिनके लिंक टीएमसी से निकले। पहली फोटो सौमिक दास, ये सुकांता सेन शर्मा, लोकल टीएमसी लीडर है, उनके लिए काम करता था, लेकिन टीएमसी ने इस पे क्लैरिफिकेशन दिया कि सपोर्टर तो ऐसे कोई भी हो सकता है, इसमें हमारा कोई लिंक नहीं है। दूसरी फोटो में ऋषिकांत मिश्रा दिखा, ये भी टीएमसी का वर्कर है और साथ में बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर है। ऐसे ही शुभोदीप कुंडू, इसके आगे जो खड़ा है सौम्यदीप, ये दोनों भी टीएमसी से निकले। ऐसे ही तुलसी हल्दर, ये भी टीएमसी से है। तो ऐसे करके और भी लोगों के नाम आए जिनका लिंक टीएमसी से निकला। तो यहां से भीड़ और गुस्सा हो गई कि 100-200 लोग नहीं थे, ये कई हजार लोग थे। वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक ही जगह पे, एक ही टाइम पे, स्टेप बाय स्टेप सेमिनार हॉल की तरफ कैसे पहुंच गए थे लोग। अब देखिए, जो पूरे प्रोटेस्ट चल रहे थे, ये पूरी सिचुएशन जो चल रही थी, इसमें अब आपका एक क्वेश्चन ये होगा कि 24 घंटे के अंदर जिसने क्राइम किया उसको पकड़ लिया, जो केस है वो भी सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया, तो ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं? तो देखिए, ये जो हॉस्पिटल है, इसकी जो पुरानी हिस्ट्री है, उसकी वजह से जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो इस इंसिडेंट में पूरी तरीके से यकीन नहीं करना चाह रहे हैं। इस हॉस्पिटल की हिस्ट्री की वजह से लोग कह रहे हैं कि केस इतना सिंपल नहीं है, इसमें और गहरी साजिश है, इसलिए इसमें फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। एक्चुअली हुआ क्या था कि ईयर 2001 में बैरकपुर में एक सौमित्रा विश्वास नाम का एक लड़का रहता था। उसने अगस्त के मंथ में अपने पेरेंट्स को बताया था कि आरजीकर हॉस्पिटल जो है, यहाँ पे सारी चीजें सही नहीं चल रही हैं, यहाँ पे कुछ गलत काम होते हैं। और फिर इसके कुछ दिन बाद, यानी कि 25 अगस्त 2021 को आरजीकर कॉलेज में सौमित्रा विश्वास इसे लटके हुए मिलते हैं। और अभी जो केस चल रहा है, इसी तरीके से कोलकाता पुलिस आई थी, कुछ इन्वेस्टिगेशन की थी, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कह दिया था कि ये केस है। और जैसे ही वो ये कहते हैं कि केस है, माँ बाप साफ मना कर देते कि लड़का खुश था, कोई दिक्कत नहीं थी, ये कोई केस नहीं है, बल्कि किया गया है। सौमित्रा के जो माँ बाप थे, वो गवर्नमेंट को मल्टीपल लेटर लिखते हैं कि आरजीकर कॉलेज जो है वहां पे कुछ गड़बड़ चल रही है, उनका बेटा ऐसा नहीं कर सकता, कुछ करिए इसको लेके। और जब कुछ नहीं होता है तो माँ बाप कोर्ट में चले जाते हैं, और कोर्ट जो है वो सारी चीजें देखता है। उसके बाद सीबीआई तो नहीं, लेकिन सीआईडी की जांच शुरू करवा दी जाती है। 2-3 साल तक इन्वेस्टिगेशन चलती है, और इस इन्वेस्टिगेशन में कई स्टूडेंट्स और सौमित्रा के जो फ्रेंड थे, उन्होंने अपने बयान में बोला कि आरजीकर कॉलेज की यूनियन के कुछ पावरफुल लोग यहाँ पे पोर्नोग्राफी का काम करते हैं। इस चीज के बारे में पता सबको है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता है क्योंकि ये पावरफुल लोग हैं। आगे इसमें ये चीज कही गई कि ये लोग पास के सोनागाजी से वर्कर्स को कॉलेज के अंदर लेके आते हैं, उनसे पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाते हैं, और जो फेमस हीरोइन होती हैं उनकी इमेज से इनको रिप्लेस कर देते हैं। और कई बार जब कोई अवेलेबल नहीं होता है, तो आरजीकर हॉस्पिटल के अंदर कोई फ्रेश फीमेल डेड बॉडी आई हुई होती है, तो ये उसको यूज करके फिल्म बनाते हैं और उसको बेचते हैं। और उस टाइम भी इसी आरजीकर हॉस्पिटल के अंदर सेमिनार हॉल और रूम नंबर 15 का नाम आया था। और ये भी इसमें कहा गया था कि कभी कभी कॉलेज की जो लड़कियां होती थी, उनका फेस भी यूज कर लिया जाता था, उनकी फिल्म बनाई जाती थी, क्योंकि वो ज्यादा जल्दी बिकती थी। तो इस केस में भी
ये बताया गया कि एक बार सौमित्रा विश्वास जो थे, उनकी गर्लफ्रेंड के बर्थडे की एक पिक थी, उसको इन लोगों ने निकाल के वीडियो बना ली थी और सर्कुलेट कराना स्टार्ट कर दिया था। सौमित्रा इस चीज को लेकर लड़ने चले गए और फिर सेम वीक में रूम नंबर 15 में ये से लटके हुए मिले। और जब इन सारी चीजों को लेके इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो एक रूम ऐसा भी मिला था जहां पे ट्राइपॉड और लाइट रिफ्लेक्टर जो होता है वो भी सीआईडी को मिला था। आज की डेट में तो ये फिर भी नॉर्मल है, लेकिन 2001 में ये मिलना नॉर्मल नहीं था। तो इसको लेके भी बहुत कुछ हुआ था, लेकिन इस केस में भी कोई पकड़ा नहीं गया और ये भी सुसाइड केस रहा। इसीलिए आज की डेट में भी आरजीकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसकी डिटेल इंक्वायरी करवाना चाहते हैं, क्योंकि इस केस को भी साइड से जोड़ दिया गया और आरजीकल कॉलेज की हिस्ट्री रही है केसों को साइड में जोड़ने की। 2003 में अर्जित दत्ता, हर कोई शॉक्ड हो गया था कि इनकी जान कैसे चली गई। बाद में पता चला इन्होंने सुसाइड कर लिया। ऐसे ही 2016 में आरजीकल हॉस्पिटल की डिपार्टमेंट हेड गौतम पाल की बॉडी मिली, उनका भी बताया गया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। 2020 में भी पौलमी शाह के केस में बताया गया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। एक इंटर्न भी थी, उसका भी ये बताया गया कि ओवरडोज हो गई थी। इसीलिए सारे लोग इस पे एक डिटेल इंक्वायरी चाहते हैं कि एक्चुअल में चल क्या रहा है इस कॉलेज में, वो पता चले। ये कोई एक कोइंसिडेंस है या फिर कोई एक गहरी साजिश। अभी आज की डेट की बात करूं तो सीबीआई ने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। इसमें यह कहा गया है कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है। तो एक्चुअल में हुआ क्या है ये तो टाइम आने पे सामने आएगा, लेकिन देश के अंदर इसकी वजह से जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग डरे हुए हैं। माँ बाप अपने बच्चों को कहीं भेजने से डर रहे हैं। विक्टिम जो थी, जिसके साथ ही इंसिडेंट हुआ है, वो बहुत ही होनहार लड़की थी। उसके बारे में मैंने पढ़ा है, सारी चीजें मैं इंक्लूड नहीं कर सकता इस वीडियो में। वो बहुत ही होनहार लड़की थी और अपने माँ बाप का बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी। बीबीसी को विक्टिम के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने इंटरव्यू दिया है। आप पढ़ोगे तो आप सोच भी नहीं सकते कितना गलत उस फैमिली के साथ हुआ है। विक्टिम के साथ इस एक्यूज्ड संजय राय ने बहुत ज्यादा दरिंदगी करी है। मैंने जानबूझ के इस वीडियो में उसको ऐड नहीं किया है, क्योंकि ना मैं बता पाऊंगा और ना आप सुन पाओगे। और हर बार आप देखोगे ऐसा ही होता है, फिर कुछ टाइम बाद लोग भूल जाते हैं और फिर दोबारा से वही सारी चीजें होती हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये चीजें दोबारा ना हो।